नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एसएससी जीडी 2026 और आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए जीके जीएस के मिनी मॉक टेस्ट जो है इस चैनल पर चलाए जा रहे हैं। आज इसका यह टेस्ट पेपर नंबर 4 है। दोस्तों, हमारी कोशिश ये है कि इन टेस्ट पेपर को विस्तृत व्याख्या के साथ कवर किया जाए, जिससे कि आपकी परीक्षाओं में अगर सवाल ना भी रिपीट हो तो इनकी विस्तृत व्याख्या से आप उनके उत्तर बहुत सहजता के साथ दे पाएँ, आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, इस मॉक टेस्ट को अप्रोच करने का एक तरीका है कि आपको सबसे पहले अपने स्तर पर जो है सवालों को जो है उत्तर देना है, फिर उसके बाद ये कैलकुलेट भी करना है लास्ट में आपके कितने सवाल सही हुए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना भी है। और फिर उसके बाद जो है हम इसके उत्तर बताएंगे, उसकी विस्तृत व्याख्या बताएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी जो है और अच्छी हो पाएगी। ठीक है, एक बार कन्फर्म कर लीजिए कि आवाज़ अच्छे से आ रही है तो क्लास को शुरू किया जाए। चलिए ठीक है, आवाज़ आ रही है। हमारी क्लास का पहला सवाल है, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? बताइए, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक या समुद्रगुप्त? किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के यह दरबारी कवि थे। अच्छा, बाणभट्ट ने दो महत्वपूर्ण संस्कृत साहित्य के ग्रंथों की रचना की है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उनमें से कौन सा है? पहला है हर्षचरितम, हर्षचरितम, और दूसरा कौन सा है? कादम्बरी। ठीक है, कादम्बरी। दोनों ये संस्कृत के जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। तो इनको जो है संस्कृत का प्रख्यात विशेषज्ञ भी माना जाता था, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान भी थे बाणभट्ट। हमारा अगला सवाल, लगभग 261 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बृहद्रथ, अशोक या बिंदुसार? कौन था? तो दोस्तों, वो अशोक थे। आप सभी लोगों को पता होगा कलिंग का युद्ध। तो 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट जो है अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए जो है सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। दोस्तों, उस समय जो है मौर्य साम्राज्य और कलिंग के बीच जो युद्ध हुआ था, कलिंग के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें मौर्य साम्राज्य की तरफ से कौन जो है नेतृत्व कर रहे थे? तो अशोक कर रहे थे, अशोक कर रहे थे। वहीं कलिंग की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो वो थे पद्मनाभन, पद्मनाभन। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये सवाल जो है बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जा सकता है। कलिंग की तरफ से युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो राजा अनंत पद्मनाभन। ठीक है। अच्छा, इस समय जो आप कलिंग देख रहे हैं, कलिंग का नाम सुन रहे हैं, उस समय ये कहाँ विस्तार था इसका? तो उड़ीसा के क्षेत्र में इसका विस्तार था। उड़ीसा प्लस आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है, आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है, उस समय के वहाँ पर जो है कलिंग साम्राज्य का विस्तार हुआ करता था। ठीक है। अच्छा, इसी युद्ध के बाद जो है इसमें जो भारी रक्तपात हुआ, इसको देख करके अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, अशोक ने फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उसके बाद अहिंसा के मार्ग पर ये चल पड़े थे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, निम्न में से रिक्त स्थान ने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा? बताइए, कौन है जो स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक इन्होंने जो है संगीत सीखा था? बैजू बावरा, तानसेन, रामदास या तनरंग? दोस्तों, उनका नाम क्या है? तानसेन। तानसेन ने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक जो है संगीत सीखा था। अच्छा, इनके बचपन का नाम क्या था? ये बात आपको ध्यान रखना है, रामतनु पांडे, रामतनु पांडे। तानसेन के बचपन का क्या नाम था? रामतनु पांडे था। अच्छा, ये एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है उसके महान संगीतकार थे और अकबर ने अपने 9 रत्नों में इनको शामिल किया था। ये भी बात आपको ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है, इंटरव्यू में यहाँ से पूछा जाता है सवाल। अकबर के 9 रत्नों में ये शामिल थे। ठीक है, अकबर के 9 रत्नों में इन्हें जो है शामिल किया गया था। हमारा अगला सवाल, राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया? बताइए, राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया? केसरी, संवाद कौमुदी, मराठा या युगांतर? बताइए। तो उसका नाम क्या है? संवाद कौमुदी। ठीक है, इसका पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया है और इनका प्रकाशन भी किया है। अच्छा, इस पत्रिका का जो मुख्य विषय था वह क्या था?
इस पत्रिका का मुख्य विषय क्या था? सती प्रथा का अंत करना, सती प्रथा का अंत, ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा ठीक है, इन्होंने 20 अगस्त, यहाँ लिख देता हूं मैं, 20 अगस्त 1828 को, 20 अगस्त 1828 को इन्होंने जो है कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। कहाँ पर? कलकत्ता में, कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना करी, ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। अच्छा, इसी ब्रह्म समाज को शुरुआती दौर में क्या नाम से जाना जाता था? तो ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता, ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था पहले ब्रह्म समाज को। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी लोगों को ज़रूर ध्यान रखना है। चलिए हमारा अगला सवाल, रिक्त स्थान ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, बताइए। डलहौजी, ऊटी, शिमला या दार्जिलिंग, कौन सा स्थल है जो ब्रिटिश काल में ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में बना था? तो दोस्तों ये शिमला जो है हिमाचल प्रदेश का, ये ब्रिटिशों की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। अच्छा, इसे कब बनाया गया था? तो 1864 में। कब? 1864 में। इसे किसके द्वारा बनाया गया था? तो विलियम बेंटिक के द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा, जो इसे शिमला को जो है ब्रिटिश काल की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। अच्छा, ये वर्तमान में क्यों फेमस है? यहाँ की जो सुरम्य प्राकृतिक दृश्य हैं, हिमाच्छादित पहाड़ियाँ हैं और देवदार के जो वृक्ष हैं, ये जो है पर्यटकों के लिए काफ़ी ज़्यादा मनभावक जो है दृश्य प्रकट करते हैं, जिसकी वजह से ये पर्यटन के लिए भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, चलिए, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? बताइए, संघ की जो आधिकारिक भाषाएं हैं उनका उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? पहली, 8वीं, 12वीं या चौथी? तो किस अनुसूची में किया गया है? तो ये 8वीं अनुसूची में किया गया है। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं से। इस तरह से भी सवाल बन सकता है। अच्छा, इसमें वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। शुरुआत में कितनी भाषाएं थी? शुरुआत में केवल 14 भाषाएं थी। बाद में जो है कुछ भाषाओं को जोड़ा गया था, जिनमें 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, और उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में जोड़ा गया था। 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। अगर बात करें भारतीय संविधान में ये जो संघ की आधिकारिक भाषाएं हैं, इनका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 343 में जो है संघ की आधिकारिक भाषाओं का जिक्र किया गया है। अच्छा, आप हर जगह इंग्लिश को बहुत ज़्यादा देखते हैं, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना है, अंग्रेजी जो है भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में जो 22 भाषाएं हैं उसमें इसको शामिल नहीं किया गया है। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है स्टेटमेंट के बेस पे भी और इसमें भी, अंग्रेजी को अभी जो है इसमें आधिकारिक भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, भारतीय राजनीतिक गठबंधन एनडीए का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, एनडीए का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अच्छा, ये जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, इसका नेतृत्व वर्तमान में कौन करती है? तो बीजेपी। ठीक है, बीजेपी करती है। अच्छा, इसके जो है गठन कब हुआ था? इसका गठन कब हुआ था? तो ये भी बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। गठन हुआ था इसका 6 अप्रैल 1980 को। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? बताइए, 2014 में भारत का 29वां राज्य कौन बना था? तेलंगाना, सिक्किम, झारखंड या उत्तराखंड? तो दोस्तों 2014 में भारत का 29वां राज्य कौन बना था? तो तेलंगाना बना था। अच्छा, ये कब बना था? तो 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को यह बनाया गया था। अच्छा, किससे अलग करके बनाया गया था? तो यह आंध्र प्रदेश से जो है अलग करके इसको जो है तेलंगाना बनाया गया था। और इसकी राजधानी क्या बनाई गई थी तेलंगाना की? वो थी हैदराबाद। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब वर्तमान में कितने राज्य हैं भारत में? तो वर्तमान में 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
ये चीज़ ध्यान रखना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जम्मू कश्मीर को जो है जब वहाँ से 370 अनुच्छेद हटा तो उसको जो है अब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर है, दूसरा क्या है? लद्दाख है। ठीक है, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं पालना है। 2019 में ऐसा हुआ था। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो यतो धर्मस्थो जया, यतो धर्मस्थो जया। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है? तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इसका अर्थ होता है जहाँ धर्म है वहाँ जय यानी कि जीत है, जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। अच्छा, भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 18 जनवरी को। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 18 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा बनता है। और यह भारत में शीर्ष न्यायालय है। अगर कोई अपील करना है आपको, अन्य हाईकोर्ट के खिलाफ अपील करना है तो आप कहाँ कर सकते हैं? तो ये सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं और यह अंतिम अपीलीय न्यायालय है। ठीक है। अच्छा, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पर किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है। भाग 5 में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक में जो है इसका जिक्र किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं इनसे। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं? तो उमर अब्दुल्ला जो है किस पार्टी का नेतृत्व करते हैं? तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं। ये जम्मू कश्मीर के 11वें नंबर के जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 11वें नंबर के जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उमर अब्दुल्ला का तो ये ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ पर? ब्रिटेन में। अच्छा, अब आपको ये पता चल गया होगा कि भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए जन्म से भारतीय नागरिकता होना ज़रूरी नहीं है। उनके पास सिर्फ जो है नागरिकता होनी चाहिए और अन्य शर्तों को वह पूरा करें तो भारत के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री वो बन सकते हैं। ये पॉइंट जो है यूपीएससी में बहुत बार घुमा के इसको पूछा गया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, कर्क रेखा है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कर्क रेखा जो है इनमें से किस अक्षांश को कहा जाता है? बताइए, किस अक्षांश को कहा जाता है? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यही समझ लेना है कि ये जो कर्क रेखा है इसको हम मापते कैसे हैं। तो जैसे जो विषुवत रेखा है या 0 डिग्री की विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इसके उत्तर या दक्षिण में से एक याम्योत्तर पर अगर किसी बिंदु को जो है पृथ्वी के केंद्र मान लिया जाए और वहाँ से जो कोणीय दूरी मापी जाती है वहाँ से उसको हम क्या कहते हैं? अक्षांश। जैसे ये पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है। अगर हम पृथ्वी के इस भाग को केंद्र मान लें तो यहाँ से जितने डिग्री का हम कोण बना रहे हैं, जैसे जितने डिग्री की हम कोण मापते हैं, दूरी मापते हैं, जैसे हमने 30 डिग्री की जो है कोण मापा, तो ये कौन सा डिग्री अक्षांश हो जाएगा? तो ये 30 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। ऐसे चाहे वो दक्षिण के क्षेत्र में, चाहे हमने 45 डिग्री का मापा हो, 45 डिग्री का, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये 45 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है अक्षांश और अक्षांशों को जो है मापा जाता है। 0 डिग्री विषुवत रेखा जो है यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, 2 बराबर भागों में बांटती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वहीं पर अगर बात करें देशांतरों की, तो सभी देशांतर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी देशांतर जो हैं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। यहाँ पर विषुवत रेखा केवल बांटती है और देशांतरों में सभी देशांतरें पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। आज जब ये उत्तर के क्षेत्र में 23.5 डिग्री अक्षांश होता है तो इसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री जो होता है, आपका विकल्प भी यही हो जाएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा कहते हैं। वहीं अगर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात करें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए, क्या आपको समझ में आ गया है? ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर इनमें से कौन सा है? साइरस, ध्रुव, जर्लिना, अप्सरा। एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो दोस्तों ये कौन सा है? तो ये है अप्सरा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? भारतीय जो परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? भारतीय परमाणु कार्यक्रम
का जनक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। डॉक्टर भाभा को मैं लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है भारतीय परमाणु रिएक्टर का जनक। ठीक है। अच्छा, इन्होंने 1950 के दशक में कहा था अनुसंधान रिएक्टर जो हैं परमाणु कार्यक्रम के जो है रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, और उसके बाद जो है एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का परिचालन शुरू हुआ है। और यह ध्यान रखिएगा, अप्सरा जो है यह एशिया का पहला था, भारत का नहीं, एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था। यह जो है कब शुरू हुआ है? अगस्त 1956 में। अगस्त 1956 में जो है इसको शुरू किया गया था। कहाँ पर? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ट्राम्बे में जो है वहाँ पर जो है इसको शुरू किया था, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में। ठीक है। चलिए हमारा अगला सवाल, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका? बताइए सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। और इसके बारे में भी ध्यान रखना है, सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। जनसंख्या वाला महाद्वीप भी ऑस्ट्रेलिया ही है। ठीक है। अच्छा, इसकी खोज कब की गई थी? ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है कब की गई थी? तो ये की गई थी 1770 में। 1770 में जो है इसकी खोज की गई थी। अच्छा, किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी? तो जेम्स कुक के द्वारा। जेम्स कुक के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, यह महाद्वीप जो है दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। और ये चीज़ भी ध्यान रखना है, यह एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर वर्तमान में कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। यहाँ पर कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। बहुत बड़ी बात है, सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है। ऐसा महाद्वीप है जहाँ वर्तमान में कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। हमारा अगला सवाल, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है किस राज्य में अवस्थित है? काकरापार परमाणु ऊर्जा किस राज्य में अवस्थित है? तो कहाँ पर है? तो दोस्तों यह गुजरात में अवस्थित है। यहाँ पर कुछ चीज़ों के और नाम मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान में कौन सा है? तो राजस्थान में है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा स्टेशन। और वहीं पर अगर बात करें कर्नाटक में कौन सा है? तो कर्नाटक में है कैगा। फिर महाराष्ट्र में कौन सा है? तो महाराष्ट्र में है तारापुर। ठीक है। इसके अलावा आप तमिलनाडु में देखेंगे, तमिलनाडु में ये भी बहुत बार पूछा जाता है तमिलनाडु का। तमिलनाडु में कौन सा है? तो तमिलनाडु में है कलपक्कम। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हो गए। चलिए हमारा अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा? ह्यूरोन झील, एरी झील, कैस्पियन सागर झील या मिशिगन झील? तो दोस्तों सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इन विकल्पों में तो वो है कैस्पियन सागर झील। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 3,71,000 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। और इसके आसपास के जो देश हैं, यानी कि कैस्पियन सागर झील से कौन से देशों की जो है सीमाएं लगती हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो उत्तर पूर्व में इसके कजाकिस्तान है, उत्तर पश्चिम में इसके रूस है, वहीं दक्षिण पश्चिम में अजरबैजान है, दक्षिण में ईरान है और दक्षिण पूर्व में तुर्कमेनिस्तान है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। भारत की रिक्त स्थान पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में समाप्त हुई। कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसकी अवधि जो है मार्च 2017 में समाप्त हुई है? बताइए। तो दोस्तों वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो वह 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 2012 से इसकी जो है शुरुआत मानी जाती है। और फिर 1 मार्च 2017 तक जो है यह योजना चली थी। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि यह जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, ये भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना माना जाता है इसे। ठीक है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास। आपसे सिंपल सा सवाल यही पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो आपको बताना है तीव्र और अधिक समावेशी और धारणीय विकास इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। ठीक है।
चलिए हमारा अगला सवाल, बंधन बैंक की स्थापना कब हुई? बंधन बैंक की स्थापना जो है कब हुई है? तो ये बंधन बैंक की स्थापना हुई है दोस्तों 23 अगस्त 2015 को। कब हुई है? तो ये 23 अगस्त 2015 को हुई है। अच्छा, ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है कोलकाता में। कोलकाता में, ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए हमारा अगला सवाल, रिक्त स्थान विश्व अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते खुलेपन, ओपननेस, प्रगतिशील आर्थिक अन्योन्याश्रितता और गहन आर्थिक एकीकरण से संबंध प्रक्रिया क्या है? यानी कि जो आपको बताया जा रहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था जो इस समय खुले रूप में है, यानी कि एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार खुले रूप में कर सकता है, तो इसको किस शब्द के साथ आप जो है समझा सकते हैं? तो उसके लिए कौन सा शब्द जो है उपयुक्त है? तो उदारीकरण, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण या निजीकरण? तो दोस्तों इसमें कौन सा शब्द हो जाएगा? वैश्वीकरण, जिसे क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण जो होता है विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ते खुलेपन, प्रगतिशील अन्योन्याश्रितता और गहन आर्थिक जो एकीकरण है इससे संबंध है, यानी कि एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार कर सकता है। इसमें जैसे किसी देश में कम उत्पादन होता है तो वह दूसरे देश से आयात कर लेता है। इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी को जो है कम किया जाता है और जो बड़े देश हैं उनके लिए बाजार की जो है स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था जो है विश्व की काफ़ी अच्छी गति से चल सकती है। ठीक है, इसके लिए जो है कौन सा शब्द है? वैश्वीकरण। अच्छा, यहाँ पर राष्ट्रीयकरण की बात क्या करते हैं? तो जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है तो छोटी छोटी कई बैंकों को मिला करके राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है उनका, तो एक बड़ी नेशनल बैंक बना दिया जाता है। निजीकरण क्या होता है? विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे रेलवे के क्षेत्र में, जैसे बहुत सारी चीज़ें जो है सरकार ऑपरेट करती थी, लेकिन उसमें जो है निजीकरण की भागीदारी को बढ़ा दिया जाता है, फिर उनका संचालन निजी क्षेत्रों के द्वारा किया जाता है और उसमें जो है कुछ अंश सरकार का रहता है और फैसिलिटी जो है प्राइवेटाइजेशन करने से फैसिलिटी बढ़ जाती हैं, चार्जेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ें भी हैं, है ना। चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, पाउल कट किस राज्य में मनाए जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है? मेघालय, केरल, गोवा या मिजोरम? तो दोस्तों पाउल कट त्यौहार जो है कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह मिजोरम में मनाया जाता है। ठीक है, यह वहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार है। एक बार जब सभी फसलें समाप्त हो जाती हैं तो यह हार्वेस्टिंग फेस्टिवल बड़े धूमधाम के साथ वहाँ पर मनाया जाता है। यह त्यौहार जो है आम तौर पर कब मनाया जाता है? तो दिसंबर और जनवरी के महीने में। यह त्यौहार जो है लगभग कब मनाया जाता है? दिसंबर और जनवरी के महीने में, और जनवरी में यह जो है त्यौहार वहाँ पर मनाया जाता है। चलिए हमारा अगला सवाल, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अच्छा, ऊर्जा संरक्षण से आप समझते क्या हैं? ऊर्जा संरक्षण का मुख्य अर्थ क्या होता है? जो ऊर्जा का हम अनावश्यक उपयोग करते हैं उसको उपयोग को बचाना और कम से कम ऊर्जा का उपयोग करना, यह ऊर्जा संरक्षण का सामान्य अर्थ है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है कि आपको भी अपने घरों में जो बिना वजह बल्ब जल रहे होते हैं या बिजली का उपयोग करते हैं, जब काम ना हो तो उसका उपयोग मतलब उसको स्विच को ऑफ कर दें। ठीक है, कम से कम बिजली का उपयोग करें, सोलर पैनल का उपयोग करें। चलिए, विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्य पुरस्कार कौन सा है? विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा का साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ अनुवादित पुस्तक पुरस्कार, कॉमनवेल्थ राइटर्स पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार या बुकर पुरस्कार? कौन सा हो जाएगा बताइए? तो क्या हो जाएगा? तो ये मैन बुकर पुरस्कार जो है ये विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा का साहित्य का पुरस्कार है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। ठीक है, कब हुई थी? 1969 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें जो विजेता होता है उसको 50,000 पाउंड की जो है राशि दी जाती है। कितने? 50,000 पाउंड की जो है राशि दी जाती है। तो ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, यूएन का 193वां सदस्य किसे चयनित किया गया है? बताइए, यूएन का 193वां सदस्य किसे चुना गया है? दक्षिणी सूडान, फ्रांस, ब्राज़ील या कोलंबिया? तो किसको चुना गया है? तो दक्षिणी सूडान को चुना गया है। ठीक है, हमारा अगला सवाल, अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? बताइए, अपने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रिकी पॉन्टिंग, जो रूट, ब्रायन लारा या सचिन तेंदुलकर?
तो दोस्तों ऐसा कारनामा करने वाले जो रूट पहले खिलाड़ी बन गए हैं, इनके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूं। ये चेन्नई के एम चिदम्बरम जो स्टेडियम है उसमें इंग्लैंड के कप्तान थे उस समय जो रूट। ये भारत के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेल रहे थे, उसमें इन्होंने दोहरा शतक लगाया था और अपने 100वें टेस्ट मैच में यह कारनामा करने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए थे। इन्होंने अपने 98वें मैच में भी, 99वें मैच में भी और 100वें मैच में भी लगातार इन्होंने इसमें जो है शतक मारे हैं और ऐसा करने वाले यह पूरे विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, यह विश्व के पहले नंबर के बल्लेबाज ऐसा करने वाले बन गए हैं। चलिए हमारा अगला सवाल है मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? पटना, भोपाल, अलीगढ़ या हैदराबाद? तो दोस्तों ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये हैदराबाद में अवस्थित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसकी जो है इसको कब स्थापित किया गया था? तो इसको 1998 में स्थापित किया गया था। 1998 में सरकार के एक अधिनियम के तहत जो है इसको स्थापित किया गया था। चलिए हमारा अगला सवाल, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली महिला कौन थी? इंग्लिश चैनल जो है तैर कर पार करने वाली पहली महिला कौन थी? एक भारतीय थी, एक फ्रांसीसी थी, एक ब्रिटिश थी या एक अमेरिकी थी? तो कौन थी? एक अमेरिकी थी जिन्होंने तैरकर सबसे पहले इंग्लिश चैनल को पार किया था। अच्छा, इंग्लिश चैनल है कहाँ पर? तो इनको भी मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश चैनल जो है ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी फ्रांस को अलग करता है। ये जो इंग्लिश चैनल है यह ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी फ्रांस को जो है यह अलग करता है। ठीक है, ये चीज़ें अलग करता है। अच्छा, चैनल का मतलब आपको थोड़ा सा समझा दूं। जैसे 2 स्थलीय भूखंड होते हैं तो इसके बीच ये जो जलीय क्षेत्र होता है, ये चौड़ा जलीय क्षेत्र होता है, यहाँ से जहाज़ वगैरह गुजर सकते हैं। इसी को जो है हम चैनल कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? चैनल। अगर यही जो जलीय क्षेत्र है अगर ये बिल्कुल सकरा हो जाए और यहाँ का जो जल है यहाँ से जहाज़ वहाज जाना उतना जो है पॉसिबल ना हो तो इसे हम क्या कहते हैं? जल संधि। यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा अंतर भी आपको समझ लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सारे सवालों को बहुत अच्छे तरीके से विस्तृत व्याख्या के साथ कवर करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप जो है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो आप सभी लोगों के लिए अपलोड की जाए आप उनसे वंचित ना रहें, समय रहते सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ कर पाएँ। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।